वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस भी अपने उम्मीदवार को लेकर लगातार मंथन कर रही है। अब दावा तो ये किया जा रहा है कि जल्द ही पार्टी उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। आदमपुर उपचुनाव को लेकर हरियाणा कांग्रेस की हुई बैठक, तो कांग्रेस ने भी बैठक बुलाई। दिल्ली में हरियाणा कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक आदमपुर उपचुनाव को लेकर बुलाई गई। कांग्रेस के उम्मीदवार के चेहरे को लेकर मंथन किया गया कि आखिर किसे पार्टी उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतारे। तो बैठक के बाद नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा की ओर से कहा गया कि जल्द कर दिया जाएगा उम्मीदवार के नाम का ऐलान। उम्मीदवार के नाम पर चर्चा की गई है। तो क्या कुछ बोले हैं भूपेंद्र हुड्डा इस बैठक के बाद, आइए सुनते हैं। कांग्रेस का हाईकमांड है, मतलब एक वो प्रोसीजर होता है, वो है 1-2 दिन में आ जाएगा। 14 तारीख को लास्ट नॉमिनेशन है, इससे पहले होगा। कांग्रेस और स्वार्थ के गठबंधन, स्वार्थ की वजह से अदला बदली। तो नेता विपक्ष को आपने सुना, इनका कहना है कि जल्द ही नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। उम्मीदवार के नाम को लेकर या फिर नामों को लेकर चर्चा की गई है, लेकिन उम्मीदवार कौन होगा सवाल ही बरकरार है। साथ ही सीएम को भी आपने सुना। दूसरी ओर जेजेपी की ओर से बैठक बुलाई गई है। आदमपुर को लेकर चर्चा हम करने वाले हैं। मेरे सहयोगी केशव कुमार इस वक्त न्यूज रूम से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। केशव, बीजेपी तस्वीर साफ कर चुकी है, भव्य बिश्नोई उम्मीदवार है। गठबंधन की सहयोगी जेजेपी हालांकि अभी डिसाइड नहीं कर पाई है कि कौन से रास्ते पर जाना है, क्या मिलकर लड़े या फिर अलग जाना है। कांग्रेस के उम्मीदवार का अभी इंतजार बाकी है। देखिए, निश्चित तौर पर अभी बहुत जल्दबाजी करने के मूड में कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। कल मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी उस पूरे विवाद को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की, जिसमें ये कहा गया कि तमाम पोस्टर विवाद चल रहे थे, जिसमें जेजेपी के किसी भी बड़े नेता की या किसी भी स्थानीय नेता की फोटो नहीं थी। उसे ये कहकर टाल दिया गया कि किसी स्थानीय नेता ने ही फोटो लगाए होंगे। लेकिन हम सभी जानते हैं ज्योति, पॉलिटिक्स है और इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के अंदर, चुनावी राजनीति के अंदर कोई भी कदम बिना सोचा समझा नहीं होता है, खासतौर पर जब वो संवेदनशील और साख का उपचुनाव हो। तो जेजेपी भी लगातार बैठक कर रही है और बैठक में कल बैठक होने के बावजूद भी कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया। इसका मतलब कहीं ना कहीं तो पेंच कोई ना कोई जरूर फंसा हुआ है। आज तमाम जिला अध्यक्ष हैं, बड़े अधिकारी मौजूद हैं, प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह मौजूद हैं, पार्टी महासचिव, तब सभी लोग वहां पर मौजूद हैं। बैठक चल रही है और बैठक में अभी तक भी कोई स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। जी। सीएम तो कह रहे हैं कि हम गठबंधन धर्म निभाएंगे, साथ लेकर चलेंगे, गठबंधन में ही चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ताली एक हाथ से थोड़े ना बजेगी। जेजेपी की तरफ से स्थिति कब स्पष्ट की जाएगी, इसके बाद ही एक पूरा ट्रैक मैप जो है वो क्लियर हो पाएगा। ये धुंधलाहट सी जो जमी हुई है, शीशा पारदर्शी तभी उसके बाद हो पाएगा जब जेजेपी अपना रुख स्पष्ट करती है। वहीं बात अगर कांग्रेस की करें तो कांग्रेस ने कम से कम इतना तो दिखाने की कोशिश कर दी है कि इस चुनाव के अंदर हम सब एक हैं, गुटबाजी नाम की कोई चीज नहीं है। क्योंकि स्टार प्रचारकों की जो अब बात चल रही है यहां पर लेकर आने की, उसमें सभी को मौका दिया गया है। 30 मौजूदा विधायक, 48 पूर्व विधायकों को 3 हिस्सों के अंदर बांटकर पूरे के पूरे आदमपुर जोन को उनकी ड्यूटी लगाई गई है, बाकायदा बूथ लेवल तक। और इसके अलावा स्टार प्रचारकों की अगर बात करें, कुमारी शैलजा का भी नाम उसके अंदर बताया जा रहा है, कैप्टन अजय सिंह यादव का नाम बताया जा रहा है, रणदीप सिंह सुरजेवाला का नाम बताया जा रहा है, किरण चौधरी का नाम बताया जा रहा है, भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा दोनों उसके अंदर शामिल हैं। यानी कि गुटबाजी की जो बात चर्चाएं चलती थी, लगता था कि कांग्रेस को अंतर नुकसान इससे पहुंचेगा। अब तो कोशिश की जा रही है पार्टी की तरफ से कि उस चीज को न्यूट्रलाइज किया जाए और चुनावी नुकसान उस चीज का कम से कम ना हो। हाँ, लेकिन अगर बात कैंडिडेट की करें, अभी वहां भी स्थिति कुछ स्पष्ट नहीं है, साफ नहीं है। बिल्कुल केशव, अभी तस्वीर साफ नहीं है। केशव, जेजेपी और बीजेपी को लेकर बात करें, जब सीएम ये कह दें कि मिलकर ही चुनाव लड़ेंगे, तो जेजेपी के लिए अलग जाना बहुत मुश्किल तो रहेगा ही, साथ ही गुंजाइश भी बहुत कम है। चूंकि सीएम के कहने के बाद मिलकर लड़ेंगे, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के कहने के बाद कि मिलकर चुनाव लड़ेंगे, अगर जेजेपी अलग जाती है तो गठबंधन के भविष्य को लेकर भी सवाल रहेगा। देखिए, निश्चित तौर पर और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के बयान को केवल एक बयान ना समझकर एक दबाव भी समझा जा सकता है, जो कि जेजेपी नेताओं के ऊपर अप्रत्यक्ष रूप से बैठक से ठीक पहले दिन दिया गया है। रामनिवास सुरजेवाला खेड़ा के साथ क्या कुछ किया है जेजेपी के द्वारा, कड़ी फटकार उनके द्वारा लगाई है, उनके भाजपा प्रेम को देखते हुए भी इस बात को नहीं भूलना चाहिए ज्योति। और आपकी बात बिल्कुल 100% सही है कि जेजेपी इतना बड़ा रिस्क तो खैर नहीं उठा सकती है कि अब पूरा ही मनोहर लाल सीएम के या कहीं की बीजेपी के अगेंस्ट जाकर अपना कोई पैरेलल स्टैंड बना पाए। क्योंकि
10 विधायकों वाली पार्टी है और आज की तारीख में बहुत ज्यादा ऐसी सिचुएशन भी नहीं कहा जा सकती कि अपने दम पर ही पूरी मझधार को पार कर ले जाए, चुनावी नाव को पार कर ले जाए। तो जिस तरीके से पूरी समीकरण अभी तक बन रही है, चुनावी समीकरण, लग तो यही रहा है कि हाँ, बीच वाला ही रास्ता जेजेपी निकालने की कोशिश करेगी। लेकिन हाँ, अब किसी भी पार्टी की तौहीन होती है तो थोड़ा सा महसूस अंदर से होता है। ये बार बार मीटिंग्स बुलाई जा रही हैं, कल भी बैठक बुलाई गई, आज भी बैठक बुलाई गई है, क्या जेजेपी ये संदेश देने की कोशिश में तो नहीं है कि नजरअंदाज नहीं किया जा सकता जेजेपी को? क्योंकि निकाय चुनाव में जो कुछ हुआ, पहले कहा कि अलग अलग लड़ेंगे, बीजेपी ने कहा, उसके बाद कहा कि मिलकर लड़ेंगे, उसके बाद कुछ जेजेपी नेताओं को भी बीजेपी में शामिल करवा लिया गया ओपी धनखड़ की अगुवाई में, और साथ ही अब निर्दलीय विधायकों ने भी हरियाणा बीजेपी प्रभारी से मुलाकात की। क्या कोई ये कड़ा संदेश देने का प्रयास है कि जेजेपी अपने दम पर भी कोई बड़ा कदम उठा सकती है, जेजेपी को नजरअंदाज न किया जाए? देखिए, कोशिश कही जा सकती है, लेकिन अगर चुनावी परिपक्वता के हिसाब से बात देखी जाए तो इसमें किसी भी तरह का कोई शक शुबा या दो राय नहीं थी शुरुआती दौर से ही कि आदमपुर का उम्मीदवार वो बीजेपी का ही होगा। क्योंकि जिस तरीके से उपचुनाव की नौबत आई, कुलदीप बिश्नोई ने पाला बदल किया, कांग्रेस से बीजेपी में आए, तो कोई भी इस बात का अनुमान आसानी से लगा सकता था कि कोई उम्मीदवार जो है भाजपा की तरफ से वो बिश्नोई परिवार से, भजनलाल परिवार से होगा, या तो कुलदीप बिश्नोई होंगे या भव्य बिश्नोई होंगे। इनके अलावा तो किसी का कोई इसी तरह की कोई चर्चा भी नहीं थी कि जेजेपी का कोई उम्मीदवार हो सकता है या होने की संभावना है। हाँ, विपक्षी पार्टियां जो है वो आड़े हाथों जरूर ले रही हैं कि जेजेपी की तौहीन की जा रही है, बात चाहे बड़ौदा की हो, चाहे एलनाबाद की हो, या फिर अब चाहे यहां की बात आ जाए, तो उपचुनाव के अंदर जेजेपी को मौका नहीं दिया जा रहा है। अगर ये आदमपुर के अलावा कोई तीसरा या कोई दूसरा उपचुनाव होता, कोई दूसरे हल्के का उपचुनाव होता, तो समझ सकते थे कि हाँ, जेजेपी का विरोध जायज है। लेकिन जेजेपी के नेता भी इस बात को समझ सकते हैं। वैसे में कार्यकर्ताओं की नाराजगी जो है उसे न्यूट्रलाइज करना ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है राजनीतिक दलों के लिए। तो हो सकता है कि जेजेपी की जो लंबी मंत्रणाएं चल रही है, बैठक चल रही है और अभी निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा है, इस तरह की जो एक्सरसाइज की जा रही है, हो सकता है कि कार्यकर्ताओं को समझाने का ये प्रयास किया जा रहा हो कि पार्टी लाइन के हिसाब से अगर चलें तो ही उसमें बेनिफिट है, या फिर गठबंधन धर्म को निभाएं तो ही राजनीतिक रूप से हमें अब आगे की राजनीति के लिए फायदा मिल सकता है। और हाँ, निश्चित तौर पर देखा जा सकता है कि दबाव की राजनीति के तौर पर भी इन बैठकों को देखा जा सकता है जो लगातार भाजपा पर बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इस बार नहीं तो अगली बार सही हो सकता है ये वाला संदेश देने की कोशिश की जा रही है। ज्योति, साथ ही कांग्रेस को लेकर बात करें, चूंकि सीट तो देखिए कांग्रेस की ही थी केशव, भले ही भजनलाल परिवार मजबूत रहा कि, लेकिन कांग्रेस ने भी बहुत बार जीत हासिल की है। कांग्रेस की भी परीक्षा होगी, खास तौर पर भूपेंद्र हुड्डा की। उदय भान की परीक्षा इसलिए होगी क्योंकि उदय भान को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के चलते ही कुलदीप बिश्नोई की नाराजगी थी, उन्हीं के चलते हम कह सकते हैं कि पार्टी से किनारा किया गया। बिल्कुल, आप कह सकते हैं कि साख का चुनाव जो है ये बना हुआ है। और ज्योति, जैसा कि आप कह रहे हैं, इसमें कोई किसी प्रकार का कोई दो राय नहीं है। भजनलाल परिवार और कांग्रेस वहां पर तकरीबन पर्याय कहे जा सकते हैं। और अगर अब डेटा को एनालाइज करें, थोड़ा सा आंकड़ों को वहां पर देखें, तो ये भी देखने में सामने आता है, विश्लेषण इस बात का भी किया जा सकता है कि भजनलाल परिवार जब विद कांग्रेस सिंबल गया है तो उसका वोट परसेंटेज बढ़ा है, और भजनलाल परिवार जब विदाउट कांग्रेस सिंबल गया है तो जीता तो है, लेकिन वोट परसेंटेज थोड़ा सा घटा है। तो पार्टी कैडर का वोट जो है किसी भी इंडिविजुअल उम्मीदवार को जाहिर तौर पर बहुत ऊपर लेकर जाता है, उसके वोट बैंक में इजाफा करता है। लेकिन अब क्या अगर कांग्रेस पार्टी का सिंबल होगा लेकिन विदाउट भजनलाल परिवार होगा, जो कि आज तक इतिहास में ऐसा हुआ नहीं है आदमपुर के हल्के में, तो यह भी कांग्रेस पार्टी के लिए एक नया एक्सपेरिमेंट है। और नया एक्सपेरिमेंट है, इसीलिए कुलदीप बिश्नोई को पार्टी छोड़कर जाना वो चुभ रहा है, अगर आसान शब्दों में कहा जाए तो निश्चित तौर पर साख जो है वो अब दाव पर लगी है। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये बात कह भी चुके हैं, दावा कर चुके हैं कि हमारा गढ़ था, हमारा गढ़ है, बार-बार ये दावा किया गया है। अच्छा केशव, भजनलाल परिवार की जब हम बात करते हैं तो भजनलाल के पोते और कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई, आप क्या मानते हैं, क्या उनकी स्वीकार्यता होगी? चूंकि लोकसभा चुनाव में तो आदमपुर हल्के में उनको लीड तक नहीं मिल पाई थी, अपने बूथ पर भी वो हारी थी, तो क्या ऐसे में आदमपुर की जनता उन्हें पसंद करने वाली है उम्मीदवार के तौर पर? ये हिंदुस्तान है ज्योति, मुझे ऐसा लगता है। और यहाँ पर जो मतदाता होता है वो भावनात्मक तौर पर बहुत ज्यादा जुड़ा होता है। हमने बहुत सारे इस तरीके के प्रयोग देखे हैं, राजनीतिक एक्सपेरिमेंट देखे हैं, जब नौसिखिया के टैग के साथ भी कोई चुनावी मैदान में उतरता है, लेकिन चूंकि परिवार की राजनीति का बैकअप उसके पीछे होता है, वो चुनावी नैया को पार लेकर जाता है। भव्य बिश्नोई पिछला चुनाव जीते या हारे, इससे महत्वपूर्ण है कि उन्होंने अपनी राजनीतिक मौजूदगी को दर्ज करवा दिया। तो यही कहा जा सकता है पुराने अनुभवों के विश्लेषण के आधार पर कि हाँ, आदमपुर की जनता भजनलाल परिवार के साथ ही जाना अगर स्वीकार करती है तो कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं होगा, क्योंकि वो भजनलाल परिवार के साथ अटैच्ड हैं, जुड़े हुए हैं, एक भावनात्मक जुड़ाव रहता ही है। और कुलदीप बिश्नोई भी बखूबी इस बात को जानते हैं कि उन्हें मुद्दों से ज्यादा इसी बात पर फोकस रखना है। इसलिए जो पोस्टर रखे जा रहे हैं उसमें चौधरी भजनलाल की तस्वीर के नीचे
भी बाकायदा कुछ टैगलाइंस का इस्तेमाल किया जा रहा है। वो ये भी कही जा रहे हैं कि यहाँ पर जो मुद्दे हैं वो चौधरी भजनलाल परिवार से ज्यादा आदमपुर की जनता तय करती है, और विकास का चुनाव नहीं होता, ये भजनलाल परिवार की साख का, आदमपुर की जनता की इज्जत का चुनाव होता है। तो इस तरह के मुद्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। सवाल आपसे, इनेलो हालांकि मुकाबले में तो ये तथ्यात्मक है कि मुकाबले में नजर नहीं आ रही पिछले कितने भी चुनाव की हम बात करें, लेकिन अगर थोड़े सम्मानजनक वोट भी हासिल कर लेती है तो बुरे दौर से गुजर रही पार्टी के लिए वो भी अपने आप में एक इनाम से कम नहीं होगा। बिल्कुल आपने ठीक कहा। एक सिंगल का टैग हटाना जो है, मुझे लगता नहीं है कि वो अब सफल हो पाएगा आदमपुर चुनाव के हिसाब से, अगर अभी तक की इनेलो की तैयारियों को देखे तो। लेकिन हाँ, वोट परसेंटेज को बढ़ाना ये भी अपने आप में एक अब सफलता कही जा सकती है। देखना होगा कि क्या कुछ उसमें हो पाता है। लेकिन जो मौजूदगी लग रहा था जितने जोर शोर के साथ, जिस तरह से अभय सिंह चौटाला ने कुलदीप बिश्नोई के ऊपर तीखे कटाक्ष किए थे कि पिकनिक मनाने के लिए यहाँ पर आते हैं, हल्के से कोई सरोकार नहीं है, ये कहा गया था कि हल्के का ही कोई उम्मीदवार होगा, तो अंदरूनी सूत्र तो इस तरह की भी जानकारी बता रहे हैं कि एक तबका जो है इनेलो का, वो इस बात के ऊपर जोर डाल रहा है कि क्यों ना अर्जुन चौटाला को यहां पर लॉन्च किया जाए। लेकिन अभय सिंह भी और खुद और लोग भी इस बात के ऊपर सहमत नहीं बन रहे हैं। हो सकता है ये भी कोई देरी हो, अब राजनीतिक बाजार है, इधर उधर से खबरें चलती ही रहती हैं, लेकिन हाँ, देरी हो रही है और अपना चुनावी धरातल को थोड़ा सा भी मजबूत करना है, या कम से कम उसे शुरुआती दौर देना, ये इन लोगों के लिए थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया केशव कुमार, ये पूरी बातचीत आपने की और जानकारी आपने दी आदमपुर उपचुनाव से जुड़े।